नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, रत्नदेव तिथि मैंने कंप्लीट नहीं करवा पाया था और वीडियो बंद कर दिया था या बंद हो गया था कुछ कारणवश। ठीक है, तो आज मैं इसको फिर से कवर कराते चलता हूँ। इससे पहले हमने 9 शासकों के बारे में देख लिया है, केकेआर, पीजेआर, पीजेजेआरपी में। तो वो आर जो है रत्नदेव, जो अंतिम वाला पीजेजेआर का रत्नदेव तृतीय है, उसके बारे में हम देखते हैं। इसका शासन वर्ष कितना है? तो 20 वर्ष तक था। मैंने ये भी कोडिंग बताया था 20-25, 20-25, 30-15, 30, 4-10, 20-24 करते थे। 20 वाला है 78 से आपके 78 से 98 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी। रत्नदेव तृतीय हैं, लेकिन 2 पत्नियां रखे हैं। अभी तक केवल एक पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है सभी शासकों। इनकी 2 पत्नियां थी, एक थी रल्हा और एक थी पद्मा। क्या? एक थी रल्हा, र से रत्नदेव और र से रल्हा, और एक थी पद्मा। ठीक, और इनकी 2 शिलालेख भी प्राप्त होती है, एक खरौद और एक पाशिद। खरौद और पाशिद। ठीक है, क्या क्या शिलालेख प्राप्त होते हैं? खरौद और पाशिद। रत्नदेव की 2 बीवी रल्हा और पद्मा और 2 शिलालेख खरौद और पाशिद। ठीक, ये याद रखना है। सेनापति कौन थे इनके? गंगाधर राव है। बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेनापति कौन है आपको याद रखना है। जितने भी शासक हैं सबके सेनापति, सामंत, इन सब के बारे में याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके सेनापति कौन थे? गंगाधर राव थे। ठीक, अब इसी गंगाधर राव ने क्या किया कि जीर्णोद्धार कराते 2 मंदिरों का। एक लखनेश्वर मंदिर जो कि खरौद में है, और एक शौरी मंदिर, ये भी खरौद मंडप का है। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर का और शौरी मंदिर का। किसका? लखनेश्वर मंदिर का और शौरी मंदिर का। लखनेश्वर मंदिर का और शौरी मंदिर का कौन कराता है जीर्णोद्धार? तो गंगाधर राव कराते हैं। गंगाधर राव कौन है? रत्नदेव तृतीय का सेनापति। तो बोला जा सकता है कि लखनेश्वर मंदिर और शौरी मंदिर का जो जीर्णोद्धार है किसके शासनकाल में हुआ? तो रत्नदेव तृतीय के। किसने कराया? तो गंगाधर राव ने कराया। दोनों आपको याद रखना। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब निर्माण कार्य क्या क्या हुए ये देखते हैं। जीर्णोद्धार तो देख लिया, अब निर्माण भी करेगा। तो लखन से याद रखना, लखन से 2 नाम आ रहे हैं। एक तो जीर्णोद्धार कराया तो लखनेश्वर मंदिर, और उसी को ये मान लीजिएगा याद करने के लिए कि उसी से इंस्पायर्ड होके लक्ष्मी देवी का मंदिर का निर्माण कर लिए। लखनेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, और ये लक्ष्मी देवी मंदिर बना लेते हैं। लक्ष्मी देवी मंदिर, अभी इसे एक वीरा मंदिर भी बोला जाता है। इसे एक वीरा मंदिर भी बोला जाता है। स्थानीय क्षेत्र में एक वीरा मंदिर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो ये एक वीरा की पहाड़ी पर बनाया गया है। एक वीरा की पहाड़ी पर बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1179 में बनाया गया है। तो क्या बोला जाता है? जनश्रुति के अनुसार सेनापति गंगाधर राव द्वारा अकाल के समय एक वीरा की पहाड़ी पर सन 1179 में माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया गया, जो वर्तमान में लक्ष्मी देवी मंदिर कहलाता है। तो पहले को लक्ष्मी को लखनी बोलते होंगे, ऐसा प्रोनाउंस करते होंगे लखनी, इसलिए लक्ष्मी देवी मंदिर हो गया वो। लक्ष्मी और लक्ष्मी सेम टाइप का लग रहा है, तो याद रखना लक्ष्मी देवी मंदिर कौन सी देवी का मंदिर है? तो माता लक्ष्मी का मंदिर है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, इसके अलावा इसने पुराराती शिव मंदिर बनाया। पुराराती का शिव मंदिर बनाया। पुराराती से याद करना, पूरे रात जागरण करने वाला करके बनाया। रात में निर्मित करने वाला मंदिर होता है पुराराती मंदिर। ठीक, ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे याद करना है आपको। पुराराती मंदिर, शिव मंदिर। रतनपुर क्षेत्र में, कहाँ? रतनपुर क्षेत्र में पुराराती मंदिर, एक ये भी शिव मंदिर है। फिर बड़द में हर और हेरम्ब, जो बड़द क्षेत्र है, बड़द क्षेत्र में आपका हर और हेरम्ब नामक 2 मंदिर का निर्माण कराया। तो हर जैसे हरि विष्णु को बोलते हैं, वैसे ही हर शिव जी को बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट, हर मतलब शिव मंदिर, और हेरम्ब मतलब गणेश जी का मंदिर है। हेरम्ब मतलब गणेश जी का मंदिर है। तो हेरम्ब को आप कर लेना, हर प्लस अम्ब मतलब अम्बे माता बोलते हैं। माता पार्वती को अलग नाम एक अम्बे माता बोलते हैं। हर शिव बना लिए, तो दोनों से मिलके पुत्र कौन
हैं गणेश जी हैं, दोनों के गणेश जी एक पुत्र हैं, तो हर में से गणेश जी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप। तो रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां रल्हा और पद्मा, 2 अभिलेख खरौद और पाशीद, गंगाधर राव सेनापति जिसने 2 जीर्णोद्धार कराए, एक लखनेश्वर मंदिर का और एक शौरी मंदिर का जो कि खरौद क्षेत्र में है। फिर निर्माण कार्य में भी इसने एक मंदिर का निर्माण कराया, क्या, लक्ष्मी देवी मंदिर, जिसे एक वीरा मंदिर बोला जाता है, 1179 में बनाया था, लक्ष्मी माता का मंदिर बोला जाता है, ठीक है। इसे एक वीरा की पहाड़ी पर इसलिए एक वीरा मंदिर बोला जाता है। इसके अलावा पुराराती का शिव मंदिर और बड़द में शिव मंदिर जिसे हर मंदिर और हेरम जिसे गणेश मंदिर बोला जाता है, इसका निर्माण कराया था। ये था आपके रत्नदेव तृतीय का निर्माण कार्य। इसमें कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। तो खरौद में जब विशाल अकाल पड़ा तो खरौद शिलालेख से यह जानकारी मिलती कि इनके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण दुर्भिक्ष से अव्यवस्था फैल गई थी, मतलब भूखमरी से अव्यवस्था, गरीबी से अव्यवस्था फैल गई थी, ठीक है। उस समय किसी के व्यवसाय या किसी के पास धन का साधन या जीवन यापन का साधन क्या होता था, केवल कृषि होता था। तो भीषण अकाल पड़ा, कृषि ठप पड़ गया, तो वहाँ क्या होगा, गरीबी फैलेगी, लोगों के बीच भूखमरी फैलेगी, तो उससे अव्यवस्था बढ़ गया था, ठीक है। ये खरौद अभिलेख से शिलालेख से प्राप्त होता है, 2 शिलालेख खरौद और एक था पाशीद। फिर देखते हैं, इस संकटापन्न स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया, जिसने सूझबूझ और योग्यता से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। जो गंगाधर राव है जिसने एक वीरा मंदिर का बनाया अकाल के समय, तो उसको ये अपना मंत्री बनाता है, सेनापति बनाता है, ठीक, और उसके सूझबूझ से ये जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सुधर जाती है। तो ये था रत्नदेव तृतीय के बारे में, ठीक, इसमें हमने देख लिया। आगे देखते हैं प्रताप मल्ल के बारे में। प्रताप मल्ल, तो प्रताप मल्ल रत्नदेव तृतीय के बाद आगे शासक आता है, ठीक, जो कि 24 वर्षों तक शासन करता है, 1198 से 1222 तक, 1198 से 1222 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो प्रताप मल्ल है सबसे कम उम्र का राजा रहता है। इस जो कलचुरी वंश जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे कम उम्र का राजा बोला जाता है प्रताप मल्ल को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी मुद्रा क्या थी, तो तांबे के गोल एवं षटकोणीय सिक्के जारी किए थे। इसने तांबे के गोल एवं षटकोणीय सिक्के जारी किए, जिन पर सिंह तथा कटार की आकृति अंकित है, जिन पर सिंह तथा कटार की आकृति अंकित है। और इसमें इसके सिक्के में बोला जाता है कि प्रताप मल्ल का नाम भी लिखा हुआ है, प्रताप मल्ल का नाम। इससे स्पष्ट होता है कि ये किसके सिक्के हैं, प्रताप मल्ल के सिक्के हैं। मुद्रा कैसे चलाई इसने, तांबे के गोल और षटकोणीय सिक्के जारी किए, जिन पर सिंह और कटार था, जिन पर सिंह और कटार की आकृति अंकित थी। और इसके सिक्के में प्रताप मल्ल का नाम उत्कीर्ण था, तो इससे रिलेट होता है कि प्रताप मल्ल का सिक्का है। सिक्के में प्रताप मल्ल का नाम उत्कीर्ण है तो बोला जाता है कि प्रताप मल्ल का सिक्का है, ठीक है। इसके सामंत कौन थे, तो जसराज और यशोराज, जसराज और यशोराज। तो जश मतलब क्या होता है, जश मतलब भी गुणगान होता है, यश मतलब भी गुणगान होता है। तो जश यश, जश यश करके याद रखेंगे किसका, प्रताप मल्ल का। तो जो प्रतापी है उसी का जश होगा और यश होगा। तो प्रताप मल्ल का जश राज और यश राज क्या थे, सामंत थे। ऐसे रिलेट करके याद करना है, ठीक है। फिर ताम्रपत्र देखते हैं, तो पेड़राबंध, कोनारी, बिलाईगढ़, पौनी ताम्रपत्र, क्या क्या, पेड़रा, कोलाई, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, पेट को पिलाया पानी करके, क्या, पेट को पिलाया पानी, पेड़ को पिलाया पानी करके, पेड़ से पेड़राबंध, को से कोनारी, पिलाया से बिलाईगढ़, पानी से पौनी, पानी से पौनी, ठीक है। पेट को पिलाया पानी किसका है, प्रताप मल्ल का है। पेड़ को पिलाया पानी करते तो पेड़राबंध, कोनारी, बिलाईगढ़ और पौनी ताम्रपत्र, ये किसके हैं, प्रताप मल्ल से संबंधित है, ठीक है। याद भी रखना है आपको, कलचुरी संवत 665, 668, 669, तो लगातार इसने निकाला था 65, 68, 69 में, ठीक। इन्होंने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था। किसी भी शासक के रूप में देखा जाता है, जो कलचुरी शासन में देखेंगे तो जो कलचुरी संवत जो चला था उसका सबसे अंतिम बार जो प्रयोग है वो प्रताप मल्ल के द्वारा किया गया। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग प्रताप मल्ल के द्वारा किया गया, क्योंकि इसी के बारे में जानकारी मिलती है अंतिम रूप से, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आगे हो सकता है कि किसी अन्य शासक के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिल गई कि उसने इस संवत का प्रयोग किया हो, तो फिर डाटा चेंज हो सकता है। लेकिन अभी के प्रोस्पेक्ट से आपको याद रखना है कि सबसे अंतिम शासक जिसने कलचुरी संवत का प्रयोग किया तो प्रताप मल्ल, ठीक। प्रताप मल्ल के 2 ताम्रपत्र बिलाईगढ़ से तथा 12 ताम्र सिक्के बालपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 2 ताम्रपत्र बिलाईगढ़ से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए बोला जा रहा है, और 12 ताम्र सिक्के जो थे वो बालपुर से प्राप्त हुए, 12 ताम्र सिक्के जो है बालपुर से प्राप्त हुए थे, ये आपको याद रखना है। तो प्रताप मल्ल क्या था, सबसे कम उम्र का शासक था, 24 साल तक शासन किया। मुद्रा तांबे के षटकोणीय और गोल मुद्रा चलाया, जिसमें अपना नाम उत्कीर्ण कराया था प्रताप मल्ल, और उसमें सिंह और कटार भी उत्कीर्ण कराया था, ये था प्रताप मल्ल, ठीक। प्रतापी था
तो इसका जस होगा और यश होगा, तो इसके दो सामान्य जसराज और यशोराज। ठीक है, फिर ये सबको पानी पिलाए, तो किसको पानी पिलाए? पेड़ को पानी पिलाए, पेड़ को पानी पिलाए, ये इसका ताम्रपत्र है। पेड़ को पानी पिलाया ऐसे करके। तो पेड़ से पेड़रा बांध, को से कोनारी ताम्रपत्र, पिलाया से बिलाईगढ़ ताम्रपत्र और पानी से पौनी ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये पेड़रा बांध, कोनारी, बिलाईगढ़ और पौनी ताम्रपत्र, ये चारों आपको याद रखने। कलचुरी संवत का सबसे अंतिम बार प्रयोग किया था। बिलाईगढ़ से 2 ताम्रपत्र हैं और 12 इसके तांबे के सिक्के बालपुर से प्राप्त थे, बालपुर क्षेत्र से। तो ये था इसके बारे में। फिर कहा जाता है कि प्रताप मल्ल के आगे शासकों का क्रम उचित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो इसके आगे के 200 वर्षों तक के क्षेत्र जो है, 200 वर्षों तक किसने शासन किया, कहाँ शासन किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो प्रताप मल्ल के आगे के 200 वर्षों को अंधकार युग का संज्ञा दिया जाता है, अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, प्रताप मल्ल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। ये आपको याद रखना है। मराठा कालीन रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवाराम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम, आपको आगे मराठा काल में देखने को भी मिलेगा। बाबू रेवाराम आपको याद रखना है। इनके अनुसार प्रताप मल्ल देव के बाद की पीढ़ी दर पीढ़ी निम्नलिखित राजाओं ने सत्ता का संचालन किया था, जो इस प्रकार है। इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत भी यहाँ पर इस बुक में बता दिया गया। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पेज क्रमांक 120 के आधार पर यह स्रोत दिया गया है कि बाबू रेवाराम का जो इतिहास का जो संकलन था, उसके आधार पर बताया जाता है कि प्रताप मल्ल देव के बाद जो 200 साल जो हम अंधकार युग बोल रहे हैं, वहाँ कौन कौन से शासकों ने शासन किया है करके। तो एक बार नाम रीड करते चलिएगा, इतना आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो एक जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर शाह, मोहन शाह, दादूराम, पुरुषोत्तम शाह, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इसके बाद जो बहारेंद्र शाह आएगा, पुरुषोत्तम शाह के बाद आएगा बहारेंद्र शाह। यहाँ से आपके कलचुरी कालीन सत्ता के बारे में फिर से जानकारी मिलती है। पुरुषोत्तम शाह के बाद आया बहारेंद्र शाह ने रतनपुर कलचुरियों की सत्ता को संचालित किया। यहाँ से फिर से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कब से कब तक, तो 1440 से 1441 के मध्य। अच्छा, ये दिया गया कि इस दौरान जो ये 200 साल का जो अभी आपका वो आएगा अंधकार युग, इसी दौरान बोला जाता है कि महमूद खिलजी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, महमूद खिलजी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंधकार युग 200 वर्षों तक चलता है। प्रताप मल्ल के बाद फिर सीधा बहारेंद्र शाह से सत्ता की जानकारी प्राप्त होती है। इनके बीच में 9 राजा हैं, सब देखेंगे तो आप शुरू के 5 देव से हैं, बाद के 4 साय से हैं। तो देखना, जय सिंह देव, धर्म सिंह, तो जय हो धर्म की ऐसे करके रिलेट कर लेना। जय हो धर्म की, जगन्नाथ वीर थे। ठीक है, कमल पर आसीन होते हैं। ठीक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जय धर्म जगन्नाथ वीर थे, कमल पर आसीन होते थे। फिर शंकर मोहन दादू पुरुषोत्तम, शंकर मोहन दादू पुरुषोत्तम, ऐसे राइमिंग में याद कर लेना, शंकर मोहन दादू पुरुषोत्तम। ज़्यादा इसके शासकों के बारे में स्ट्रेस लेना की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके बारे में सिर्फ नाम को एक बार पढ़ते चलना है, याद रह जाएगा कहीं ना कहीं। एग्जाम में केवल आपको पूछा जाएगा कि अंधकार युग कब से कब तक था, तो वो आपको याद रखना है कि प्रताप मल्ल के बाद और बहारेंद्र शाह के पहले तक के राजकों को जो क्रम है, शासन क्रम है, उसको अंधकार युग कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ धर्म सिंह देव के बारे में बोल दिया गया। ये बाबू रेवाराम के अनुसार इनके शासनकाल में मुगल बादशाहों की प्रभु सत्ता में रतनपुर राज्य आ गया था, धर्म सिंह देव के बारे में। वैसे ही वीर सिंह देव के बारे में बोला जाता है कि इनके समय कलचुरी वंश रतनपुर और रायपुर के समय में विभक्त हो गया। ऐसा संभावना है कि वीर सिंह देव के समय, वीर सिंह नाम है लेकिन वीर नहीं रहा होगा, इसलिए इसके 2 पार्टी बढ़ गए। एक था कलचुरी जो रायपुर में था और एक था रतनपुर में। ठीक, इसमें विभक्त हो गया। रतनपुर के कलचुरी की ने एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी की स्थापना, वही बताया जा रहा है। तो इसको वैसे ही याद करना, वीर जो है वीर नहीं था, इसलिए इसके समय में कलचुरी राजवंश 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो इतना था आपके अंधकार युग के बारे में। हम बहारेंद्र शाह के बारे में अब देखते चलेंगे आगे। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो से हम बहारेंद्र शाह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी के सामंत, सेनापति, इनका नाम आपको याद रखना बेहद जरूरी है। जहाँ पर पत्नियों के नाम आ रहे, पत्नियों का नाम याद रखना जरूरी है। ताम्रपत्र और शिलालेख भी याद रखना जरूरी है। एक जगह आप नोट करते, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम जब देखेंगे तो बहारेंद्र शाह से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।